हाँ जी भैया। रिकॉर्ड करना है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलो सबसे पहले आ जाओ ट्रिटी ऑफ अमृतसर। बात ऐसी है कि राणा रणजीत सिंह का टाइम ही बहुत पहले का था। क्रोनोलॉजी वाइज ये पहला ऑप्शन मेरे को सीधा एलिमिनेट होता हुआ लग रहा है। ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, दोनों चीज एक साथ सही हो ही नहीं सकती ना। मतलब राणा रणजीत सिंह के साथ तो वो थे 13 मिसल्स करके आगे थे, और उसके बाद में उन्होंने मतलब अंग्रेज सतलुज वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो सारी बातें। सेकंड एंग्लो सिख वॉर तो राणा से रणजीत सिंह मतलब तब तक तो 200 साल हो गए थे मरे हुए। एलिमिनेट कर दो सीधा ही। तेरा अगली लाइन से यही ये बताया गया था। पहला किस किस का गलत हुआ है अभी? मॉडर्न का अगर पहला किया नहीं या गलत किस किस का हुआ? सबका सही हुआ। वाह। हाँ, which of the following ruler did not support 1857 revolt? होलकर ऑफ इंदौर, महाराजा ऑफ कश्मीर, रूलर्स ऑफ पटियाला। अच्छा, इसको तुमने किस बेसिस पे किया था सॉल्व? नहीं, बेसिस क्या था? डिड नॉट। देखो पहली बात तो देखो सपोर्ट करने की बात है रिवोल्ट की, ठीक है। पहला तो सही होना ही चाहिए कि इसने सपोर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि जो मराठास थे वो कब के इनके साथ आ गए थे, ब्रिटिशर्स के साथ आ गए थे, राइट। दूसरा उसके बाद में पटियाला है। अब इसको इस तरीके से देखो कि 1857 के टाइम में कोई भी रेवोल्यूशनरी जितने भी अपनों ने सुनने में आए हैं, या तो वो ईस्टर्न साइड के थे या सदर्न साइड के थे। 1857 तक पंजाब साइड आपको सुनने में आया ये अनुशीलन समिति या फिर आजाद दस्ता वगैरह जितने भी थे, गदर पार्टी वगैरह वगैरह, ये तो 1905-10 के बाद में बनेंगी सर। Whether they were neutral or not, it's not our concern. Whether they supported the revolt or not, that is our concern. आगे सुनना, क्वेश्चन ये नहीं है कि who supported 1857 revolt, ये है कि who did not support। वो न्यूट्रल रहेंगे तो भी आंसर होगा ना। बोलो। हाँ जी भैया। किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता तो, जैसे तेरी हिस्ट्री पढ़ी है तुझे पता है, मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है 1857 के समय तक अपने पंजाब में अपने कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दिखती ही नहीं है। समझ रहे हो? मतलब अब तुम्हें अगर ये नहीं पता, मुझे पता है एंग्लो सिख वॉर की, और वो सब सोच सकते हो तुम, पर पटियाला की जगह पता है कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ के पास है, 60 किलोमीटर। अरे तेरे से नहीं कह रहा मैं, इनसे पूछ रहा हूँ। मतलब कैसे इसको जस्टिफाई करूंगा? मतलब मेरे पास क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि एंग्लो सिख वॉर थोड़ी अलग जगह थी, ये रीजन ही अलग था, न्यूट्रल था, राजस्थान के रिवॉल्ट से इनका कोई लेना देना नहीं था। समझ रहे हो? मतलब मैं इसको उस हिसाब से सेट करूंगा। जैसे भी कुछ दूसरा मैं कुछ कह नहीं सारे नहीं सारे किंग नहीं। हाँ, इसने बढ़िया वो बात बोल दी कि जितने भी किंग थे ना, वो ईस्टर्न साइड के जितने किंग थे, उनका डाउट हो सकता है कि वो 1857 क्रांति में इनके साथ आए होंगे, रिवोल्टर्स के साथ आए होंगे। मोस्टली वो सारे के सारे ऐसे किंग थे जो मुस्लिम ओरिजिन के थे, क्योंकि उनका जो भी हेड बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को बनाया गया था ना, तो वो भी मुस्लिम था। नॉर्मली हिंदू राजा कोई नहीं आया होगा साथ। बस फिर ये नहीं, इन्होंने कहीं नाम नहीं आया तो ये न्यूट्रल रहे होंगे, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा। रास्ते में पहला था नहीं पता तो क्या था, ठीक है। कश्मीर को खुद ही उन्होंने उसको भिजवाया था, न्यूट्रल के तौर का सब हो सकता है। अब ये देखो 7 इनिशिएटिव अगले की बात है, तो इसके तीनों ही आंसर है, ठीक है। अगला 7 की बात करो, नीचे वाले दोनों तो हटा ही दो, देखो ये वाले दो को। कारण क्या है? कैपिटल्स है, किसी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगी, ठीक है।
और जैसे कि उस दिन विपिन ने बहुत सही बताया था कि फुल फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन बनाया जाता है ना, कुछ ध्यान में रख के बनाया जाता है। जैसे उड़ान है, UDAAN है ना, UDAN सॉरी AAN, उड़ान। तुम्हें उड़ान नाम से पता चल जाएगा ना कि कुछ ना कुछ उड़ने से रिलेटेड है। एक तो नाम से क्लियर मीनिंग साफ होगा कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है, दूसरा उसका फुल फॉर्म था ना उड़े देश का आम नागरिक, है ना, वैसे ही इसका कुछ रहा होगा साथ का। आगे सुन में साथ का वैसे ही कुछ एब्रिविएशन रहा होगा, बट इस साथ का लिटरल मीनिंग क्या है? सही हो, दोनों मीनिंग साफ होने चाहिए जिस ऑप्शन में और ऑप्शन मारो। आगे समझ में, जैसे उड़ान है, उड़ान का समझ आ रहा है कि मैं एनालॉजी कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। उड़ान का मतलब कुछ ना कुछ समथिंग रिलेटेड टू फ्लाइंग रहा होगा, जब इसका फुल फॉर्म है ना उड़े देश का आम नागरिक, क्या हो, ठीक है। तो देखते ही मतलब टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इसमें जरूर है टीएच में, बट आपको वो करना होगा कि मतलब जिसमें एसोसिएशन किसमें है, मतलब साथ किसमें है। अब इसमें हिंदी देख लेना, आपको जरूर बन जाएगा इसमें, ठीक है। कूल शिट। तो यंग बंगाल मूवमेंट ये गलत हुआ है क्या किसी का? क्योंकि मैंने जो पर्सनैलिटीज दी थी उसमें लिखा हुआ है ये साफ साफ, हैप्पी विवाह जी हो, ठीक था। मतलब इतिहास वालों से कुछ नहीं रहा मैं, जिनके नंबर कम आए हैं। और भाई सौरभ, और क्या लॉजिक लगाया इसमें? मेरी बात सुन, जब तक तू 7 लोगों को 8 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता ना अपने लॉजिक के रूप में, तब तक तेरे लॉजिक स्ट्रांग नहीं होंगे। तेरे को क्या लगता है, मैं विपिन से या फिर इस अपराजिता से क्यों नहीं पूछ रहा है? इनके कहीं ना कहीं नॉलेज बीच में आ रहा है। लॉजिक क्लियरली लॉजिक से, जैसे इसने विपिन ने बताया था पिछला, मैंने बोल ही दिया। तू 9 लोगों को अगर कन्विंस कर जाएगा ना कि तूने किस हिसाब से लॉजिक लगाया, जैसे अभी रजनी ने बोला था कि वो राजा साथ में थी, इस तरह का जब लॉजिक स्ट्रांग होगा तभी एलिमिनेशन स्ट्रांग होगा। तो बता तूने कैसे किया? Third statement, activities like strikes, mass leave and picketing were launched for the peasants' cause. Picketing peasants' cause नहीं इस तरह है, picketing किसी शॉप को ब्लॉक, cause को कैसे? तो फिर अभी किसान आंदोलन में क्या हुआ? पिकेटिंग बहुत हुई थी। टाइम बता फिर क्या? तो यंग बंगाल मूवमेंट का टाइम बताया तो इस बार का मेंस का क्वेश्चन दिखाइए, ब्रह्मो समाज और यंग बंगाल मूवमेंट, है ना? ठीक है, मतलब अगर तो हाँ स्ट्राइक्स मार्च की बाद में तुम यार वो नहीं पकड़ पा रहे जिससे ऑप्शन सी इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो फिर तो नॉलेज से बोल रहा है कि तेरे को ये पता था कि एग्री, अगर तुम्हें ये पता है कि यंग बंगाल मूवमेंट क्या चीज है तो मत बोलो, तुझे भी पता था। अरे जिसको नहीं पता वो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप है। अरे वाह यार, कोई नहीं बोल पा रहा ये बात। और तुम्हें मैंने पिछले पेपर में भी बताई थी, जब वो डेक्कन वाला अपने बात कर रहे थे कि किसी स्लेव ने बसाई होगी सिटी महाराष्ट्र औरंगाबाद। देखो ना, ये एजुकेटेड पीपल की बात कर रहा है, दूसरी और तीसरी एक साथ सही नहीं हो सकती। ध्यान से देखिए और कॉन्ट्रास्ट लाने की कोशिश कीजिए। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकती। तुम्हें बिल्कुल एलियन क्वेश्चन लगे अगर ये ऑप्शन पढ़ने हैं, यही एलिमिनेशन है। समझ में आ गया? तो आंसर या तो 1 या 2 हो सकता है या 1 या 3 हो सकता है। आ रही है समझ में? 1 या 3 ऑप्शन में ही नहीं है। वही 1 ओनली भी हो सकता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट मतलब मोस्टली जब ऐसे 3 स्टेटमेंट भी हो ना, हार्डली चांसेस ये है कि एक ही स्टेटमेंट सही होगी, 2 तो लगभग मिल ही जाती है। जब एक स्टेटमेंट सही मिलेगी ना, तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक एग्जामिनर का माइंड कैसे होता है। ऑप्शन ऐसे होंगे, आई विल जस्ट रीफ्रेज दीस ऑप्शंस ना। जैसे ये ऊपर वाले ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, 5वें में लिख रहा हूँ ऊपर वाले के। जैसे पहले का 1 ओनली, दूसरे का 2 and 3, तीसरा ऑप्शन होगा 2 ओनली, चौथा होगा 1 and 3 ओनली। जब एक स्टेटमेंट सही होगी तो समझ में आ गया? मतलब 2
बार ऐसी ऑप्शंस आएंगी जिनमें एक एक ही स्टेटमेंट सही होगी, मोस्टली ऐसा होता है। तुम पेपर उठा के देखना, मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये बात, कि जब भी एक स्टेटमेंट उत्तर होगा ना, तो बहुत बार ऐसा होगा कि ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, कंफ्यूज करेंगे ना तुम्हें कि कौन सी एक स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया दूसरी और तीसरी एक साथ सही नहीं है, तो उससे तुम दो ऑप्शन श्योरली एलिमिनेट कर जाओगे। पर अगर तुमने टफ बनाना है तो इसमें तो सिर्फ 1 और 3 ओनली एलिमिनेट, कोई से 2 एंड 3 ओनली एलिमिनेट हो रहा है तीन ऑप्शंस में। तो समझ पा रहे हो क्या? मुझे इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होता तो मैं ये ऑप्शन देता, और आजकल यूपीएससी के जो लोग बैठे हैं उनको पता है कि हम लोग एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, जिनको यार मतलब जिनके बाल धोड़े हो गए ये करते करते पकड़ने लगे ना कि वो ऑप्शन कैसे बनाते हैं, उनको भी पता है कि हम जैसे लोग ज्ञान पील रहे होते हैं, वरना सोचो 150 नंबर मार रहे हैं लोग प्री में, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है वो। आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उनमें 150 नंबर मारना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, वो ऑप्शन से मार रहे हैं, ठीक है। और कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि मैंने 10 दिन में पढ़ के ये पेपर निकाल लिया था, एलिमिनेशन की वजह से निकला था। मतलब 106 से 110 नंबर बन रहे थे तो ठीक है, नंबर सिक्योरली प्री क्लियर हो रहा था। ऑफ कोर्स मैंने खुद के नोट्स गलत कैसे किए, 10 दिन में सब कुछ रिवाइज नहीं हो सकता, बहुत कोशिश भी की पर नहीं हो पाया ना। तो 30-40 क्वेश्चन तक ही श्योरिटी से पहुंच पाएंगे, आगे तो ऐसे एलिमिनेशन ही होगा। आगे समझ में? तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, बट अगेन विद हिज लॉजिक दूसरी और तीसरी एक साथ सही नहीं हो सकती, मैं तीसरी भी एलिमिनेट कर जाऊंगा। कारण बताऊं, मुझे सिर्फ इतना पता है यंग मैन मूवमेंट 1820 से 30 के आसपास की बात है, मास लीव का तो मतलब ह्यूमन था। समझ रहे हो? 1820-30 की बात है, अभी तक एजुकेशन आई है। 1833 एक्ट में तो 10 लाख रुपए लेके आएंगे, 1813 में 1 लाख रुपए लेके आए हैं, है ना। तो मतलब अभी तक एजुकेशन ही नहीं आई, तो जॉब का तो मतलब ही नहीं बनता। 5-7 साल ही तो है ना, जॉब का मतलब नहीं बनता तो काहे की मास लीव? अरे समझ गए ना? हो सकता है कि वो लेबर वाली की बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, बट वही ना, सेकंड के साथ मिला के देखो, एजुकेटिंग एंड देन मास लीव, अगर दोनों एक साथ सही होने चाहिए, समझ रहे हो, बहुत सारी जॉब होनी चाहिए, विच इज नॉट करेक्ट। और ये सारा आपको 1 मिनट में सोचना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं जितना बताया गया ना हिस्ट्री में, जितना भेजा गया उसको 5 बार याद कर जाओ, क्योंकि आप फिर उसका फायदा क्या होगा, यंग बंगाल मूवमेंट को हेनरी विवान डोरजे से कनेक्ट कर जाओगे और साथ में 1820-30 की टाइमलाइन कनेक्ट कर जाओगे। उसके बाद में तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। आगे समझ में? अरे किसी को डाउट है तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन ही है जो आपको प्री क्लियर करवाएंगे, क्योंकि लोगों गलत होंगे ये। आगे चलो, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये वो ज्योतिबा फुले ही है ना, सत्य शोधक समाज। इसके बारे में था क्या उसमें, गुलामगिरी और वो सब, मतलब पीछे था क्या पर्सनैलिटी में? मेरे को याद नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं। तो एक सिंपल सी बात बताओ, ट्रुथ सीकर सोसाइटी इन्होंने बनाई थी ना, अंग्रेजी में नाम आ जाए तो ट्रुथ मतलब सत्य है, सीकर मतलब शोध, सीकर समझ रहे हो ना, जो कोशिश कर रहा है, सत्य शोधक समाज उसी को कहते थे। He was critical of the Congress for its neglect of weaker section and lower caste। अब ये बताओ दूसरी स्टेटमेंट, बाकी लोग ये भैया सपोर्ट तो करता था, लेकिन क्रिटिकल था या नहीं वो नहीं तब पता था मेरे को। एग्जैक्टली यार, कांग्रेस तो कितनी लेट आई है, ये पहले आए, वही एक बात बोल रहा हूँ, ये पहले आए, कांग्रेस आई लेट है। 85 में नहीं आई कांग्रेस, 85 इनका में, कब आया था? 70 में। 20 साल का गैप आ गया। कांग्रेस के क्रिटिकल होने के लिए देखो मेरी बात सुनो, सत्य शोधक बनाया था जब इसने, 25-30 साल का तो रहा होगा ये, क्योंकि इसने इससे पहले भी बहुत कुछ लिखा था। फिर गुलामगिरी 1872 में लिखी थी, उससे तो बहुत पहले बना दिया था सत्य शोधक समाज। उसके 20 साल बाद में कांग्रेस आ रही है, उसके क्रिटिकल होने के लिए उसके 10 साल की वर्किंग तो देखनी पड़ेगी ना, कि वो क्या कर रहे हैं। अभी तक तो ऑर्गेनाइजेशन, वो तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जब कांग्रेस आई है, तब तक तो, जब तक दादा भाई नेहरू और ये सब लोग नहीं आए 1895-96 में, बड़े बड़े इंटेलिजेंसिया नहीं आए, 99 में आया था आरसी तक, कांग्रेस तो हवा पकड़ने लगी 1900 के बाद में। तब तक तो योर हाइनेस ऐसे से बात करते थे। तुम्हें लगता है तब तक ये जिंदा रह जाएगा? बड़ा क्या पता लेट होगा, बट इस तरह का इसका वो नहीं रहा होगा नेशनल फोरम पे कि वो क्रिटिकल और ये सब कर सके। तो मेरे को ये ऑप्शन बहुत डाइसी लग रहा है।
क्या वो अलीफ थी, बिल्कुल थी। ठीक है, तो दूसरा एलिमिनेट करते तो आंसर ही बन गया। नहीं। He was critical of Congress for its neglect of weaker section and lower caste. नहीं, मेरी तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा यार, सेलेक्ट नहीं करूंगा। मतलब मैं तो ये ऑप्शन मार जाता, कारण मेरा यही है, ये टाइमलाइन हो सकता है इसने किया हो, मेरे को नहीं पता ना ये मरा कब है। मतलब तूने सेलेक्ट करके कर दिया होगा, मैं वो नहीं कह रहा, भले ही मेरा गलत हो, पर मैं वहां पे पेपर में ऐसे ही करता हूँ। मेरा तरीका यही है करने का। जैसे मुझे अब इसका पता है कि सत्यशोधक समाज कब पढ़ा है, 25-30 साल की उम्र में इसने बनाया होगा, उसके 20 साल बाद में कांग्रेस आई है, तो मतलब खुद 50 साल का हो गया। इसके कोई भी क्रिटिक्स के लिए कुछ भी 5-10 साल की वर्किंग चाहिए, तब तक ये जिंदा नहीं रहा होगा। मैं इसको एलिमिनेट कर जाऊंगा कि ये दोनों टाइमलाइन सही नहीं है। मे भी हो सकता है वो दादा भाई नेहरू जी के चक्कर में मेरे बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि साला 90 साल तक जिया था वो। मतलब 66 में उसने ईस्ट इंडिया सोसाइटी बनाई थी लंदन में जाके, और साला 1905 में फिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, बताओ 50 साल बाद में। ऐसे हो सकता है ये भी इतना जेल लिया तो पता नहीं, पर मैं एलिमिनेट करता हूँ आगे समझ में। तो तुमने बढ़िया है जिस हिसाब से सोचा, वो लीड वाला तुम्हारा लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है। जस्ट कि आपको उस वक्त कौन सा लॉजिक स्ट्राइक करता है, आप उससे आंसर कर जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो हो सकता है फिर ये मेरा गलत ही होगा। आंसर क्या है इसका? बी। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। महात्मा था क्या ये इसका टाइटल? दिया था, किसने दिया था? वी से कोई नाम था पता। ये जो पिछले बार 2020 में जो प्री का क्वेश्चन आया था, विट्ठल बाबा गणेश कर ऐसा करके नाम कुछ, शायद ऐसा विताल विध्वंसक उसकी बुक थी। देखो विताल विध्वंसक बुक किसकी है, प्री का क्वेश्चन है ये, 2020 का प्री का क्वेश्चन है ये। गोपाल बाबा वलांकर, यही था क्या? कारण बताओ ये हमारे, मेरे को कैसे याद है, जब भी एलियन क्वेश्चन आए और 4 ऑप्शन में से 3 का नाम आपने सुना हुआ हो, चौथा आंसर है। हाँ, तो वो चौथा आंसर होगा ही होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। With reference to the history of Indian press, which of the following statement is correct? The printing press in India was introduced by Dutch. Let's just say we do not know it. Correct पूछा है ना? The first book published in India was the James Augustus की, इसने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था पहला, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बंगाल गैजेट। एक ही बात है। The first attempts to publish newspapers in India were made by the disgruntled employees of the East India Company who sought to expose the malpractices of private trade. बात ये है कि इंडियन प्रेस के बारे में फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू पब्लिश न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, इसको एक बार रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस का वही आंसर होता है जो बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो। So let's just keep it that way. The first printing press by English East India Company was set up at Bombay in early 18th century. ये तो देखो बहुत मुश्किल है क्योंकि पेपर का जो है वो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में लगभग शुरू होने लग गया था। तो ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। अब ये चाहे सही हो चाहे गलत हो, अगर पेपर में ऐसा आता है ना, देखो बात ऐसी है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, नॉर्मली पीपल नो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले इंडिया में आए थे पोर्चुगीज, ये पता है आपको। फिर कौन आए थे? डच नहीं, फ्रेंच। फ्रेंच कौन बोला? डच। अरे फ्रेंच तो डच, सबसे डच, लास्ट आने वाले और हाँ। सबसे लास्ट जाने वाले लोग हैं। और मुगल्स आए थे पोर्टुगीज के बाद। हाँ सही कह रहा है, पोर्चुगीज के बाद हाँ। मुगल्स आए थे, फिर डच आए थे, और फिर इंग्लिश। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। फ्रेंच वर लास्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। व्हाई आई एम सेइंग दे आर लास्ट टू लीव। 1963 में गए हैं फ्रेंच। अब मुझे इन दोनों में से कोई एक चुनना हो ना कि प्रिंटिंग प्रेस, बात इतनी है कि यूरोपियन लेके आएंगे, लेके तो यूरोपियन ही आएंगे, और एक यूरोपियन को आए हुए 200 साल हो गए, तो
आई वुड गो विद माय hunch की जो सबसे लंबी एक्सप्लेनेशन होती है जनरली वही करेक्ट होती है, मैं सीमा दूंगा, क्योंकि दे टुक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट. देयर आर टू इंफॉर्मेशन इन वन स्टेटमेंट. फर्स्ट क्या है कि द फर्स्ट अटेम्प्ट्स, दे आर नॉट सेइंग दैट दे एस्टैब्लिश्ड इट, दे आर मेकिंग श्योर कि कोई इस पे वो ना क्या हो गया. यही एलिमिनेशन सिखाना चाह रहा था मैं, मुझे नहीं पता, बट लाइक पीछे वाले में मैंने अपना जो कैलकुलेटेड गैस लिया वैसे ही इसमें लूंगा. कारण क्या है, मेरे को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पता है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर जेम्स अगस्टस से ही है, हटा दिया इसको. 18वीं सेंचुरी की वजह से मैंने चौथा हटा दिया. अब पहला और तीसरा है, या तो चाइनीज की बात करते तो मेरे को दिक्कत हो जाती क्योंकि पेपर सबसे पहले वहीं आया. लाइक अपने पिछले पेपर में डिस्कस किया, दे केप्ट इट सीक्रेट फॉर रफली 500 इयर्स. यही बात बोली. जब अपने ऐसी चीजें गलत करेंगे तो अपनी परमानेंट मेमोरी में जाएगी, क्योंकि अपने डिस्कशन कर रहे हैं इन चीजों का. यू गेट इट. अब अगर यूरोपियंस को लेके आना है तो मुझे ये पता है कि पोर्चुगीज सबसे पहले आए हैं, डच आए हैं कम से कम 200 सालों बाद बनके. तो अगर चीज यूरोपियन के पास आई है तो यूरोपियन तो वैसे भी हमेशा से ऐसी खुली सोसाइटी थी, कहीं एक जगह कुछ इनोवेटिव हो रहा है तो बहुत जल्दी फैल जाता है. तो व्हाई नॉट पोर्चुगीज, व्हाई डच. और फिर दूसरा मेरा कारण ये देखिए, इसमें इंफॉर्मेशन देखिए, एक तो ये कह रहा है कि डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज हु sought to expose the malpractices. दो चीजें आपस में कनेक्टिंग है. वो डिसग्रंटल्ड थे कि हमारे को वो फायदा नहीं मिला या कुछ भी है तो एक्सपोज करेंगे, तो बात ठीक बन रही है. मतलब कंजंक्शन नहीं है, एफर्मेशन है स्टेटमेंट में. नॉर्मली जब बड़ी स्टेटमेंट गलत होती है ना तो उसमें डिसजंक्शन होता है एक तरीके का, कि पहला हाफ दूसरे हाफ से सिंक्रनाइज नहीं होता. समझ पा रहे हो क्या? ये सिंक्रनाइज्ड भी है, वेल एक्सप्लेन्ड है, तो ये आंसर होना चाहिए. बिकॉज अदरवाइज वो इतना दुख नहीं लेंगे स्टेटमेंट लिखने का जो कि गलत आंसर हो. हाँ, पहले आपने देखते हो जो मार्क वो खुद एम्प्लॉइज भी करते हैं कि वो पोजीशन ऑफ पार्टनर में उसका इतना चेक्स एंड बैलेंसेस था. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट वैसे गलत है. और आपने कहा कि एग्जाम में क्या होता है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखता है तो वही आंसर होती है. तो मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वो अपना मतलब ध्यान खींचने के लिए वो बड़ा लिख सकता है ताकि हम उसी को. अगर मैं वही, मेरे को पता है तेरा पिछले साल वालों का यही डाउट आएगा, अगर ऐसा लिखा आ जाए एंड सो दैट सच दैट इट मींस, इस तरह के वर्ड्स आ जाए. मेरी बात सुनिए, सिंपल थिंग, कोई भी स्टेटमेंट में ये वर्ड का मतलब क्या है? दे आर कनेक्टिंग समथिंग. Likewise, any conjunction word. तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? That means they are taking extra effort to make that statement correct so that nobody is able to question that या फिर dispute that. Now take care of this one thing. If after these words they are synchronized, most probably that is answer. अगर disjunction है कि ऊपर कुछ कह रहा है नीचे कुछ कह रहा है, that is never an answer. मैं ये चीज हर बार तुम इसमें कंफ्यूज हो जाते हो और मैं लगभग हर बार ये लगाता आ रहा हूँ पेपर. अब जिनकी इतिहास पढ़ा जिनको पता होगा, आई हैव नो आइडिया, बट सी ये एक ऐसा इवेंट है जो बाकी तीनों एक इवेंट है. ये ऑप्शन एक प्रोसेस है. देखो ना, पहला डच प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा अगस्टस की, तीसरा 18th सेंचुरी. ये इवेंट्स दे रखे, ये प्रोसेस दिए कि क्यों आया गया है, एक्सप्लेनेशन है इसमें. समझ रहे हो? मतलब इट इज सुपरपोजिशन ऑफ मेनी थिंग्स. इट्स अ कॉज एंड इवेंट रिलेशनशिप. समथिंग हैपेंड, आफ्टर दैट दे रिस्पोंडेड विद दिस. हिस्ट्री ऐसी तो ही है पूरी. इतिहास में एक चीज याद रखो, कोई ऑप्शन अगर इस तरह की बात कर रहा है कि दिस हैपेंड एंड दिस वाज द रिस्पांस, जनरली वो करेक्ट होता है. बिकॉज वो तुम्हें, सिंपल सी बात है, वो तुम्हें नहीं रटवाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले रणवीर सिंह को फांसी कब आई. नो, दे डोंट वांट दैट, राइट? इफ समथिंग इज रिलेटेड टू प्रोसेस और उसका कुछ रिस्पॉन्स है तो समझो ना इतिहास में वो आंसर होगा. और नहीं है उत्तर तो भी कोई दिक्कत नहीं है. विजन में छोड़ो, यूपीएससी में तो जरूर होगा. मैं ये पेपर यूपीएससी हिसाब से करा रहा हूँ. आई हैव नो, लाइक आई डू नॉट केयर कि वेदर आंसर गलत हो या सही, इसलिए मैं ऑन स्पॉट सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे साथ.  आगे समझ में? हाँ जी भैया. 1 second. 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 1 second.
अब ये अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सी बात है, वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कोई आइडिया नहीं है अपने को, किसी को है क्या? था थोड़ा बहुत आइडिया था, था थोड़ा बहुत था कि मतलब अपने से जो ट्रेड वगैरह होता है ना, मतलब वो जैसे अप्रोच करते हैं उसको डॉक या उसको पोर्ट को, तो वहाँ पे अपना क्या है, मतलब जो प्रोसेस होता है वो रास्ते में पूरा हो जाए, वहाँ जाके वेट ना करना पड़े, ऐसा कुछ था। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था, ज़्यादा नहीं था, और वो उसमें डाउट था थोड़ा बहुत। ये मिलिट्री वेसल है ना, ये मैंने सही से पढ़ा नहीं तो गलत हो गया ये। चल कोई दिक्कत नहीं है, आगे से अगर पता हो तो बोलना नहीं है ना। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ जिनको कोई आइडिया नहीं है उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया, मेरे को उनको सिखाना है अटेम्प्ट करना। ठीक है। हाँ जी, तो किसने अटेम्प्ट किया पहले तो वो हाथ ऊपर करो। कोई बात नहीं, आज अपने धीरे धीरे चलेंगे। कुछ आइडिया नहीं था? था आइडिया? जिसको आइडिया नहीं था और फिर अटेम्प्ट किया वो हाथ ऊपर करो। अभी सौरभ, तो 1 मिनट रुक नवीन, एक बार सौरभ से पूछ लेता हूँ, क्या क्या था सेंट्रल थॉट? लॉजिक ला बेटा, तूने अटेम्प्ट किया तो किस लॉजिक से किया? लॉजिक बोल तू, मैं तो अभी तक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो फिर यार वही बात होगी। हाँ जी, और देखो, समथिंग रिलेटेड टू वाइट, आई हैव नो आइडिया, बट दिस the word white itself means something is very fair and square, like fair terms of agreement. It has to be commercial. मुझे नहीं आइडिया है, मैं तुम्हारे सामने ही कह रहा हूँ। आगे आगे समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर इसमें कुछ भी मिलिट्री है ना, ये हटा दो यार ऑप्शन। नहीं यार आप पल्ले, By गवर्नमेंट के